हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की वीडियो काफी खास होने वाली है। आज मैं आपको बताने वाला हूं पर्यावरण प्रदूषण। और ये देख लो, ये एक ऐसा निबंध है ना भाई, हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में ये निबंध पूछा जाता है और काफी नंबर का पूछा जाता है। मतलब टोटल 7 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। पहले तो 9 नंबर का आता था, लेकिन अब ये 7 नंबर का हो गया है। तो इसको पूरा अच्छे से मैं पढ़ाने वाला हूँ। पूरा ध्यान से देखना वीडियो को। और अगर जो ऐसे बच्चे वीडियो को देख रहे हैं जिनको कुछ समझ में ही नहीं आता, भाई ये वीडियो देख लोगे ना, मैं कहता हूं तुम्हें सब कुछ आ जाएगा। इसके बाहर कुछ आने ही वाला नहीं है। और ये प्रदूषण भाई हर बार, ये वाला जो निबंध है पर्यावरण प्रदूषण का, ये जो निबंध है भाई, ये निबंध है ना, हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। तो इसको अच्छे से आपको तैयार करना है। चलो आपको यहाँ पे मैं इसको अच्छे से बताता हूँ किस तरीके से चीजें होंगी। तो आ जाओ। ये सबसे पहले ये आपकी हेडिंग रहेगी। अब इसमें रूपरेखा, रूपरेखा का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर कौन कौन सी आपने हेडिंग शामिल की है। तो इसके अंदर कौन कौन सी हमने हेडिंग शामिल की है, आओ इसको दिखाता हूं। तो सबसे पहले प्रस्तावना और सबसे लास्ट में उपसंहार। ये जो 2 हेडिंग होती है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। कुछ भी आप किसी भी चीज़ का निबंध लिख रहे हो, चाहे आतंकवाद पे लिख रहे हो, चाहे कुछ भी निबंध हो, A to Z, आपके ये भाई रहेगी हेडिंग, ये प्रस्तावना रहेगी, उपसंहार रहेगी। ये दोनों चीज़ तो पक्का है रहेगी, मतलब ये तो रहनी है। फिर बीच में जो टॉपिक रहेगा इससे रिलेटेड आपको लिखना होता है। जैसे ये हमारा टॉपिक है प्रदूषण के प्रकार, ठीक है, इसको हमने लिख दिया एक। उसके बाद फिर प्रदूषण पर नियंत्रण, प्रदूषण के रोकथाम के उपाय, यही इसको ही बोलेंगे प्रदूषण पर नियंत्रण। तो इस तरीके से, और अगर आप कुछ बनाना चाहो प्रदूषण में हमारा सहयोग, तो इस तरीके से कुछ ऐसे कर सकते हो। उसकी कोई दिक्कत नहीं भाई, कर लेना अपने हिसाब से। तो अब देखो आगे दिखाते हैं आपको। सबसे पहले प्रस्तावना, इसको क्या करेंगे। तो देखो, जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संतुलित वातावरण की आवश्यकता होती है। देखो, जीवन को सुचारू रूप से, यानी कि अगर आपको जीवन को सही रूप से चलाना है तो भाई संतुलित पर्यावरण होना चाहिए हमारा, ठीक। उसके बाद संतुलित वातावरण में प्रत्येक घटक एक निश्चित मात्रा में, ये सब आपको लिखना है, निश्चित मात्रा में उपस्थित रहता है। कभी कभी वातावरण का यह संतुलन बिगड़ जाता है। जो कभी कभी जो वातावरण होता है उसका संतुलन बिगड़ जाता है, मतलब अपने चीज़ से वो अलग हो जाता है, वो संतुलन बिगड़ जाता है। परिणामतः वातावरण दूषित हो जाता है। और इसका परिणाम यह होता है कि वातावरण दूषित हो जाता है। जो हमारा प्रदूषण है, पर्यावरण प्रदूषण, वो हमारा दूषित हो जाता है, हमारा वायुमंडल दूषित हो जाता है, हमारी आसपास की चीज़ें दूषित हो जाती हैं। फिर जो जीवधारी के लिए किसी न किसी रूप में हानिकारक सिद्ध होता है, इसे प्रदूषण कहते हैं। जो कि जीवधारियों के लिए किसी न किसी रूप में हानिकारक साबित हो जाता है, उसे ही प्रदूषण कहते हैं। अगर बाई चांस वीडियो में आ गया, या फिर वीडियो में नहीं, आपके एग्जाम में आ गया, मैं वीडियो बोल रहा हूँ, आपके अगर एग्जाम में आ गया तो आपको क्या चीज़ करना है, ये है प्रदूषण की पूरी परिभाषा भी। तो ये परिभाषा लिख सकते हो। अब ये परिभाषा देखो हिंदी में तो नहीं आएगा, लेकिन साइंस सब्जेक्ट में, विज्ञान में पूछा जा सकता है। पर्यावरण के प्रदूषण का की परिभाषा लिखिए, या फिर पर्यावरण प्रदूषण क्या है इसको परिभाषित करें। आप इस तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक। फिर देखो आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रदूषण के प्रकार। अब ये देखो, प्रदूषण के प्रकार हम समझते हैं। तो प्रदूषण के कुछ प्रमुख प्रकार निम्नलिखित है। प्रदूषण के कुछ प्रमुख प्रकार निम्नलिखित है। सबसे पहला प्रकार है वायु प्रदूषण, ठीक है। इसका सबसे पहला प्रकार कौन सा है, हमारा वायु प्रदूषण है। तो वायु प्रदूषण को हम पहले समझते हैं। इसको थोड़ा मैं नीचे करता हूँ, हाँ। तो देखो, वायुमंडल में मौजूद गैसें एक विशेष अनुपात में अपनी क्रियाओं द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखती हैं, किंतु मनुष्य अपनी अज्ञानता, यानी कि उसको ज्ञान न होने के कारण तथा आवश्यकता के नाम पर इस संतुलन को बिगाड़ता रहता है। यानी कि जो संतुलन होता है, इस संतुलन को बिगाड़ देता है। उसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो हमारी चीज़ें हैं, ये मीलों की चिमनियाँ, जो मील होती है ना, जैसे आप देखोगे जो मील हो गई, उसकी चिमनी ऐसे कहीं कहीं बना रहता है ना, तो इसकी जो चिमनियाँ होती हैं उससे निकलने वाले धुएं, इससे जो ऐसे धुएं निकलते हैं, उससे निकलने वाले धुएं के कारण वातावरण में विभिन्न प्रकार की हानिकारक गैसें बढ़ती चली जाती हैं। भाई देखो, बहुत सारी, जैसे चीनी की मील हो गई, या फिर बहुत सारे कारखाने हो गए जहाँ से गैसें निकलती हैं, हर तरीके की गैसें निकलती हैं। तो वो ज़्यादातर गैसें, उसमें से समझ लो 99% गैसें हानिकारक होती हैं। तो ये जो हानिकारक गैसें हैं, अगर ये हमारे वायुमंडल में आएंगी तो भाई उसके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो ये चीज़ें रहती हैं। और उसके बाद कोयले और तेल के जलने से
सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। कोयला या फिर तेल अगर जल रहा है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हो रही है। फिर यह गैस वायु में पहुंचने पर वर्षा या नमी के साथ धुल कर धरती पर पहुंचती है और गंधक का अम्ल बनाती है। यह नासिक में जलन पैदा करती है। ठीक, नासिका में जलन पैदा करती है। उसका सेकंड है यहाँ पे जल प्रदूषण। तो अब हम देखते हैं जल प्रदूषण, फिर है मृदा प्रदूषण, और आप करना चाहो तो काफ़ी सारे प्रदूषण हैं, जैसे जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये तीन तो हमने बताए। ध्वनि प्रदूषण भी लिख सकते हो, रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है, बहुत सारे प्रदूषण के प्रकार हैं, लेकिन ये जो तीन हैं ये मुख्य प्रकार हैं, तो ये आपको मेंशन करना है। अब देखो जल प्रदूषण क्या होता है। तो जल में अनेक प्रकार के खनिज, देखो इसको पहले मैं एरेज करता हूँ, अब देखते हैं। जल में अनेक प्रकार के खनिज तत्व, कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ तथा गैसें रहती हैं। यदि जल में इन पदार्थों की मात्रा असंतुलित हो जाती है तो जल प्रदूषित हो जाता है। अगर ये जितने भी पदार्थ हैं इनकी मात्रा भाई असंतुलित हो जाती है तो ये जितने भी पदार्थ होते हैं यह प्रदूषित हो जाते हैं और ये हानिकारक हो जाते हैं। और आज हम नदियों में मिलों का कचरा, अभी जो मैंने आपको बताया ना, जो मिल होती हैं इस तरीके, जैसे चीनी मिल हो गई और जितने भी मिल होती हैं, तो उनके कचरे, मल मूत्र आदि प्रवाहित करते हैं। इसके फलस्वरूप हमारे देश को अधिकांश नदियों का जल प्रदूषित होता है। हमारे देश का जो अधिकांश नदी हैं उनके जल प्रदूषित हो जा रहे हैं। जैसे गंगा जी हैं, तो भाई ये जब निकलते हैं ना उत्तराखंड से, तो इतना ज़्यादा वहाँ का जल स्वच्छ है। अगर आप कभी गए होगे तो वहाँ का जल बहुत ज़्यादा स्वच्छ है, मतलब आपको 10 फीट 20 फीट अंदर की चीज़ें दिखती हैं। लेकिन वहीं ये आते आते जब प्रयागराज में पहुँचती है तो यहाँ का जल, आपको ही पता होगा अगर कभी आए होगे प्रयागराज, बहुत ज़्यादा दूषित हो चुका है। और ये सब क्यों होता है? इन्हीं सब की वजह से होता है। और इस पे सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और जो लोग हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए कि हमें अपनी नदियों को बचा के रखना है ताकि आने वाला कल सुरक्षित रहे। तो उसके बाद है हमारा थर्ड मृदा प्रदूषण। अब ये मृदा प्रदूषण क्या है? मृदा यानी मिट्टी, तो मिट्टी का प्रदूषण क्या होता है ये आपको समझना है। मिट्टी का जो प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण, इसको समझना है। तो देखो, भूमि के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में कोई अवांछित परिवर्तन जो मानव और अन्य जीवों को प्रभावित करता है या भूमि की प्राकृतिक गुणवत्ता और उपयोगिता को नष्ट करता है, मृदा प्रदूषण कहलाता है। रासायनिक उपयोग, औद्योगिक उत्सर्जन से मृदा प्रदूषित होती है। ठीक, तो ये हो गया आपका मृदा प्रदूषण। अब हम इसके बाद बात करेंगे रेडियोधर्मी प्रदूषण भी, चलो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया है, और ध्वनि प्रदूषण भी। तो सारे प्रदूषण के प्रकार मैंने कवर कर दिए हैं, कोई प्रदूषण छोड़ा नहीं है। अब देखो, ये जरूरी नहीं कि आपको पांचों लिखने हैं, आप अगर इसमें 3 लिख देते हो तो बेटर है। ये इन पांचों में से कोई भी 3 लिख देना, वो 3 आपके लिए काफ़ी बेटर है, उसमें ही नंबर मिल जाएगा। ये मत सोचना कि उसमें नंबर नहीं मिलेगा। और एक चीज़ बता दूँ भाई, अपना जो ब्रह्मास्त्र बैच है ना, ब्रह्मास्त्र बैच की प्राइस कितनी थी? 999 थी। लेकिन मैंने अभी ऑफर में 19 यहाँ से हटा दो, ठीक है, सिर्फ 99 रुपये कर दिया है, जिसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। हिंदी की सारी चीज़ें तो उसमें मिलेंगी ही, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट, संस्कृत, सारे सब्जेक्ट आपको उसमें मिलेंगे। सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहली चीज़ क्या मिलेगा? IMP, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। फिर 2025 के जितने पेपर है, यानी कि इसको बोलते हैं PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये मिलेंगे। सभी MCQ मिलेंगे। 2026 बोर्ड एग्जाम के मॉडल पेपर मिलेंगे, जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम में कैसा पेपर आएगा, क्या नहीं आएगा, ये सब चीज़ें मिलेंगी। तो ये सिर्फ 99 में मिल रहा है। आप भाई 99 रुपये तो ऐसे ही खर्च कर देते हो, लेकिन अगर आप इसको ले लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि तुम बोर्ड एग्जाम में 90 से 95% लेकर आओगे, अगर मेरे द्वारा बताई गई चीज़ों को अच्छे से समझते हो, करते हो। और ज़्यादा नहीं, नॉर्मली भी अगर दिन में 4-5 घंटे उसको दे दोगे ना, बस अभी बचे हुए 10 से 15 दिन में भी बहुत अच्छे से लेकर आओगे, मुझे पता है। तो ये चीज़ें कर लेना। और ये ऑफर बता दूं ना, ये ऑफर सिर्फ 26 जनवरी तक है, तो जल्दी से जाओ, 26 जनवरी तक ही है ये ऑफर, तो अभी जाके ले लेना। और इसको लोगे कैसे? मोबाइल पर स्कूल ऐप है अपना, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि यानी जो आवाज़, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे इससे प्रदूषण नहीं हो रहा है। जो जैसे डीजे हो गया, और जो भी बहुत ज़्यादा शोर होता है, जैसे गाड़ियों से जो भी हॉर्न होते हैं गाड़ी के, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे शोर होता है। अब जैसे पटाखे फूटते हैं, तो वहाँ से 2 तरीके से होता है प्रदूषण। एक तो ध्वनि प्रदूषण होता है, एक जो वायुमंडल में आपका वायु प्रदूषण, दोनों प्रदूषण उससे होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। वैसे देखो, अब ध्वनि प्रदूषण पे बात करते हैं। तो अनेक प्रकार के वाहनों, ये देखो आ गया ना, अनेक प्रकार के वाहनों, मोटर कार, विमान,
ट्रैक्टर आदि तथा लाउड स्पीकर, बाजे, कारखानों के सायरन और मशीन से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। तो ये देखो ध्वनि प्रदूषण के प्रकार है कि यहाँ से भाई प्रदूषण होता है। फिर उसके बाद है अधिक तेज ध्वनि से मनुष्य को सुनने की शक्ति का ह्रास, अनिद्रा, कभी कभी पागलपन का रोग भी उत्पन्न हो जाता है। अब देखो अगर अधिक ध्वनि प्रदूषण हो रहा है तो कौन कौन से रोग होते हैं, यहाँ पे जो बताया गया है सुनने की शक्ति का ह्रास, ह्रास यानी कि कमी। तो जो सुनने की शक्ति अगर ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, यानी कि आप इसीलिए कहते हैं ना कि जहाँ पे डीजे वगैरह रहे वहाँ पे ज़्यादा नहीं खड़े होने चाहिए, नहीं तो आपको जो सुनने की शक्ति है यह खत्म हो जाएगी। फिर कभी कभी पागलपन का रोग भी उत्पन्न हो जाता है, कभी कभी इंसान पागल भी हो जाता है अगर ज़्यादा सुनेगा। वैसे इतने कम से कोई होता नहीं है, लेकिन हाँ ज़्यादा नहीं सुनना चाहिए। अब उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो देखो अब अपना टॉपिक है प्रदूषण पर नियंत्रण, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रदूषण पर नियंत्रण। तो देखो प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्तिगत और सरकारी दोनों ही स्तरों पर पूरे प्रयास आवश्यक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको ये प्रदूषण रोकना है तो आपको दोनों तरफ से चीज़ें करनी होंगी। ये नहीं कि आप सब कुछ सरकार के ऊपर छोड़ दें, भाई वही सब चीज़ें करेंगे, आपको खुद से भी चीज़ें करनी होंगी। जल प्रदूषण के निवारण एवं नियम के लिए भारत सरकार ने सन 1974 ईस्वी में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम लागू किया है। इसके अंतर्गत एक केंद्रीय बोर्ड के सभी प्रदेशों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठित किए गए हैं। देखो ये प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठित तो किए गए हैं, लेकिन ये सब ना सही से काम नहीं करते। तो इनको भी चाहिए कि हम अपने लेवल पे, अपने स्तर पे काम करें। जितने भी इंसान हैं वो भी अपने लेवल पे काम नहीं करते हैं, वो चाहते हैं कि हम ये जो परेशानी है वह किसी दूसरे के ऊपर छोड़ दें कि ये हमारा सॉल्व कराएगा। भाई खुद से तुम्हें उसके लिए आवाज़ उठानी होगी, अगर प्रदूषण है उसको तुम्हें सही करवाना है। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद है देखो उद्योगों के कारण उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को रोकना होगा। औद्योगिक कचरे के निस्तारण की समुचित व्यवस्था करनी होगी। धुएं तथा अन्य प्रदूषण के समुचित ढंग से निष्कासन और उसके व्यवस्था का भी दायित्व लेना होगा। वनों की अनियंत्रित कटाई पर रोक के लिए कठोर नियम बनाए गए हैं, उन्हें और कठोर किया जाए। वनों की अनियंत्रित कटाई, भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि जितने भी वन हैं, जितने भी जंगल हैं, वो भाई इस समय काटे जा रहे हैं और इन्हें रोकना होगा। और सरकार भी उसमें सपोर्ट करती है। जैसे अभी आपने एक केस देखा होगा, कौन सा था, अरावली का, देखो ठीक है, ये जो अरावली का केस था ना, इसमें क्या हुआ, इसमें एक नियम आया, कुछ तो मीटर वहाँ पे दिया था, 90 या कुछ ऐसे मीटर, 99 मीटर, उससे जितने भी नीचे पहाड़ियाँ हैं उनको पहाड़ी माना ही नहीं जाएगा, वहाँ की चीज़ें आप काट सकते हो। तो ये कुछ ऐसा था, लेकिन अभी फिलहाल वो ठीक है। तो इस तरीके से सरकार को एकदम इस पर पहली बात तो कठोर कानून लाना पड़ेगा, जिससे जो लोग ये चीज़ें कर रहे हैं उसको रोका जा सके, वनों की कटाई बच सके। और उसके बाद आप लोगों को ही पेड़ लगाना ही होगा। बाकी देखो उसके बाद है उपसंहार। उपसंहार की इंग्लिश क्या होती है, उसकी इंग्लिश होती है कंक्लूजन, ठीक है। इंग्लिश में अगर आप इससे लिख रहे हो तो यहाँ पे लिख देना कंक्लूजन। और जैसे प्रस्तावना था तो प्रस्तावना को होता है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। फिर देखो पर्यावरण के प्रति जागरूकता से ही हम भविष्य में और अधिक अच्छा एवं स्वस्थ जीवन भी जी सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को प्रदूषण के अभिशाप से मुक्ति दिला सकेंगे। अतः सरकार के साथ साथ हम सभी का भी यह पावन कर्तव्य बन जाता है कि हम प्रदूषण मुक्त पर्यावरण तैयार करने की दिशा में जागरूक रहें। यानी कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अगर सरकार तो कर ही रही चीज़ें, आपको खुद से भी वो चीज़ें करनी होंगी। तो ये था पूरा पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध। अगर आपको पसंद आया हो, पसंद क्या भाई, पसंद तो आएगा ही जब पूरा अच्छे से बताया हूँ। तो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को पहले कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि अभी 18 तारीख से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है, 18 फरवरी से, ठीक है, 18 फरवरी से आपका बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट है। लगभग अब देखो तो जनवरी से मतलब पूरा जा चुका है। सिर्फ आपके पास 18 से 20 दिन बचे हैं। अब इन 18 से 20 दिन में पढ़ के आपको एकदम तगड़े से तैयारी करनी है। तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि अब आपको कौन से वीडियो चाहिए। और जो मैंने बताया मोबाइल पर स्कूल एप्लीकेशन पे जाओ, मोबाइल पर स्कूल एप्लीकेशन पर जाओ, वहाँ पे 10th का बैच होगा, क्लास 12th का भी बैच है। तो जिस भी क्लास में भाई ब्रह्मास्त्र बैच जरूर से ले लेना। इस बैच से पढ़ के हर साल बच्चे टॉप करते हैं, तो अगर आप भी ले लेते हो तो आप भी टॉप करोगे। बाकी इस वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपको किसी और नेक्स्ट वीडियो में।